आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा न्यूज 18 प्रस्तुत या मेगा ओपिनियन पोलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। मंडळी, आपण 21 राज्यांचा केलेला हा सगळा सर्वे आणि या सर्वेमध्ये 1,08,780 मतदारांना विचारलेले वेगवेगळे प्रश्न आणि त्यातनं जनतेचा पुढे आलेला हा सगळा कौल। ब्रेक पूर्वी आपण कर्नाटक बद्दल जाणून घेतलं तुषार, आणि आता आपण जाणून घेतो आसाम मधलं, कारण की आसाम मधली नेमकी स्थिती काय आहे ती आपण पाहतो आहोत। आसाम मधली आकडेवारी आपल्याला दिसते आहे। या ट्रॅक्टर मधनं आसाम मध्ये 14 लोकसभेच्या जागा आहेत आणि या ठिकाणी सॅम्पलिंग जे केलेलं होतं ते जवळपास 3,333 लोकांचं सॅम्पलिंग केलेलं होतं आणि आसाम मधला हा ट्रॅक्टर पुढे आल्याचं आपण बघतोय। ट्रॅक्टर जर आपण पाहतोय तर यामध्ये पहिले 12 जागा ज्या आहेत, म्हणजे एकूण आसाम मधल्या जागा आहेत त्या 14 लोकसभा मतदारसंघ, 14 लोकसभा मतदारसंघ ज्यामध्ये भाजपच्या बाजूने सगळ्यात जास्त जागांचा झुकाव जो आहे तो या ठिकाणी येताना दिसतोय। काँग्रेसला एकही जागा यामध्ये मिळताना दिसत नाही आणि त्याचबरोबर इतरांमध्ये 2 जागा ज्या त्या दिसून येत आहेत। अंदाज आहे हा आसाम मधला, हा अंदाज पुन्हा एकदा पाहूयात, परत एकदा पाहूयात आपण की काय सांगतोय ट्रॅक्टर। यामध्ये जो ट्रॅक्टर पहिला ट्रॅक्टर पुढे येतो यामध्ये जर आपण पाहिलं तर या ट्रॅक्टरमध्ये 12 जागा ज्या आहेत त्या भाजपच्या बाजूने झुकताना दिसतात, तसा अंदाज जो आहे तो व्यक्त केला जातोय। एकूण 14 जागा, म्हणजे आसाम हे ईशान्य भारतातलं एक महत्त्वाचं राज्य म्हणून ओळखलं जातं। ईशान्य भारतातलं सगळ्यात मोठं राज्य म्हणून देखील ओळखलं जातं। आपण त्या ईशान्येकडच्या राज्यांना 7 कन्या किंवा 7 बहिणींचं राज्य जे म्हणतो त्यापैकी सगळ्यात मोठं राज्य आहे। हिमंता बिस्वा शर्मा तिथले आता मुख्यमंत्री आहेत। प्रशासनावरती त्यांची मजबूत पकड आहे आणि आता तिथे विकास कामं ज्या पद्धतीने सुरू आहेत त्या विकास कामांचं हे रिफ्लेक्शन इथे दिसतंय। 2014 मध्ये आसामची काय परिस्थिती होती ती आपण आता आपल्या स्मार्ट वॉल वरती जर आपण पाहिलं तर आसामच्या एकूण लोकसभेच्या 14 जागा काँग्रेसला 2014 मध्ये 3 जागा मिळाल्या होत्या, भाजपला 3 आणि इतर मध्ये होते 4। तेच 2019 ची आकडेवारी काय सांगते बघा। 2019 मध्ये हीच आकडेवारी जी समोर येताना दिसते। 14 जागांपैकी 3 जागा काँग्रेसला, भाजपला 9, भाजपच्या 9 जागा वाढलेल्या होत्या आणि इतर मध्ये 2 होते। आणि आत्ताचं जर आपण बघितलं तर त्यांचं रिफ्लेक्शन डायरेक्ट 12 जागांवरती जाते। 3 जागांचा फायदा होतोय। जसं मगाशी मी सांगितलं की विकास कामं जी सुरू आहेत त्या विकास कामांचा फायदा इथे दिसतोय का? नेमकी आसाम मधली परिस्थिती काय, आसाम मधली लोक एनडीएच्या बाजूने का आहेत या संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्या सोबत थेट आपले नेटवर्क 18 से प्रतिनिधि जोड़ले जाते हैं, नीलोत्पल बोरा। नीलोत्पल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये नेटवर्क 18 का मेगा ओपिनियन पोल आ रहा है और इसमें आसाम में एनडीए को 14 में से 12 सीटें दिखाई दी रही है। क्या इसकी वजह है? डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट क्या? हाँ विशाल जी और तुषार जी, असम का जो अभी जो ओपिनियन पोल निकला है वहाँ पे 12 सीट 14 में से बीजेपी को दिया गया है। बीजेपी मतलब एनडीए को दिया गया है और बीजेपी में एनडीए ने इस बार 2 सीट जो एजीपी के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया है, बोरपेटा और धुबरी, और बाकी जो 12 सीटों में जो ये बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया है तो 10 सीटों में। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो पिछले बार का जो रिजल्ट आया था तो असम की जो कोलियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से गौरव गोगोई एमपी हुआ था, जो डेप्यूटी सीएलपी लीडर है जो कांग्रेस का, और बाकी प्रद्युत बोडले नौगांव से जीता था और अब्दुल खालेक बोरपेटा से वो कांग्रेस का 3 उम्मीदवार जीता था। तो इस बार असम में डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस हुआ उसके बाद असम की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पैटर्न है वो वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अभी जो कोलियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी था पहले गौरव गोगोई का, वो अभी नहीं रहा है। वो अभी कोलियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा गया है काजीरंगा कॉन्स्टिट्यूंसी। काजीरंगा में हम अगर देखें तो मेजोरिटी हिंदू वोटर्स काजीरंगा में शामिल हो गए हैं। नौगांव कॉन्स्टिट्यूंसी का पैटर्न चेंज हुआ गया। नौगांव में अभी मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी हम देखें तो यहाँ पे एआईयूडीएफ जो पिछली बार जो 2019 का जो इलेक्शन था तब एआईयूडीएफ जो पार्टी था उन लोगों ने कांग्रेस को काजीरंगा और कोलियापुर और नौगांव में उन लोगों ने उम्मीदवार नहीं दिया था। इसका फायदा सीधे कांग्रेस को हुआ था क्योंकि जो वोट का जो डिवीजन नहीं हुआ था, तो इसलिए इस बार लेकिन एआईयूडीएफ ने भी उम्मीदवार खड़ा किया है नौगांव में। तो इसी वजह से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, एक डिलिमिटेशन, एक एआईयूडीएफ। और बाकी अगर आपने जो बात बोला है तो डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जिसको नॉर्थ ईस्ट का सनेक को बोलते हैं, तो उसका जो राजनीति पे जो इसका प्रभाव है और बाकी जो डेवलपमेंट का मुद्दा है और मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है।
तो इन सभी वजह से देखा जा रहा है कि इस बार लेकिन बीजेपी इस बार भी फ्रंट फुट में है जी। क्योंकि निलोत्पल जी, मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट करने के बाद में इसका कोई फर्क आसाम में दिखाई देगा या उसका कोई फर्क जो है वो इस इलेक्शन पर पड़ेगा? हाँ, विशाल जी और तुषार जी, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब 2019 में 20 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ असम में बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ था, तभी जो कॉमन पीपल का सपोर्ट लेकिन उन लोगों को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो आंदोलन की बात 2021 से पहले बहुत लोगों ने फिर बीजेपी के साथ ज्वाइन किया। बहुत सारे लीडर ने अपना पार्टी खड़ा किया। तो सब लोग सोचने लगे कि अपना साथ के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। तो इसी वजह से इस बार जब कहा इंप्लीमेंट होने की बात, लेकिन कॉमन पीपल का सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिला है। हाँ, हो सकता है 10% या उससे कम प्रभाव मिल सकते हैं, लेकिन उस प्रभाव का जो फायदा पिछले बार इलेक्शन में लेने का कोशिश किया था कांग्रेस ने या दूसरी विरोधी पार्टियों ने, इस बार लेकिन उन लोगों को मिलने का कोई भी चान्सेस नहीं है। फायदा किसको मिलेगा किसको नाही मिलेगा हाच एक मुद्दा आहे। आपण आता स्क्रीनवरती पाहतो आहोत आणि आपल्या समोर आता आसाम नंतर पुढचे पोल येत आहेत, ते तेलंगणाचे येत आहेत। तेलंगणाचा ट्रॅक्टर आता आपल्या समोर येतोय। विशाल, काय सांगताय तेलंगणाचे ट्रॅक्टर? बघा, तेलंगणाचा ट्रॅक्टर काय आकडा घेऊन येत आहे याची सगळ्यांना मोठी उत्सुकता आहे। 1,08,780 मतदारांचे आपण प्रश्न विचारले आणि त्यातनं जो प्रीपोल समोर येतोय तो तेलंगणाच्या बाबतीत असा आहे की यंदा तेलंगणामध्ये जर एकूण जागा आपण लक्षात घेतल्या तर त्या जागांपैकी 8 जागा ज्या आहेत त्या भाजपला मिळतील असा अंदाज